सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कराची वालों को बहुत ज़्यादा पता चल रहा है कि सैलाबी सूरत हाल क्या होती है, बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन जिन लोगों का ये काम था, सबसे पहले बल्दियाती हुकूमत वहाँ पर MQM को मिली और बुनियादी काम सैनिटेशन का हो, कूड़ा करकट का हो, बल्दियाती हुकूमत का होता है, लेकिन वो अरसे से फेल चली आ रही थी। अब जाते जाते मेयर कराची वसीम अख्तर साहब रोए और बहुत जज्बाती हो गए कि ये क्या हो रहा है, हम तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम फिर भी चलेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जनाब, आप इतने साल जो रहे, आपने किया क्या? फ़ंड्स की एक पूरी तफसील है जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से फराहम की जा रही है कि इनको करोड़ों अरबों रुपए के फ़ंड्स भी दिए गए, लेकिन उसका इन्होंने क्या किया? अब रोने का क्या फ़ायदा? इसके साथ मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो कुछ हो रहा है, इमरान खान साहब डट गए हैं और वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए अब तो मियां नवाज शरीफ साहब को वापस ला कर ही रहेंगे। क्या ये मुमकिन हो सकेगा? इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कराची की। असद खरल साहब, कराची के हवाले से हमने पीपल्स पार्टी की बड़ी बात की, वफाकी हुकूमत के हवाले से भी हमने बात की, लेकिन जो बल्दियाती हुकूमत वहाँ पर रही, क्या वजह है कि उसका उस तरफ फोकस नहीं किया गया? इसकी वजह यह कि चलें वफाकी हुकूमत पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी है जी, सिंध हुकूमत है जी, पूरा सिंध उनके पास है, लेकिन कराची असल डोमेन तो देखा जाए तो बल्दियाती हुकूमत की है। वसीम अख्तर साहब रोकर चल दिए, ये क्या बात हुई? देखिए, मामला ये है उसामा साहब, वसीम अख्तर साहब जो है ना, जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे पहले जब आपको वो भी सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री के अंदर समात का हवाला याद होगा, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब ने कहा कि आप जाते क्यों नहीं भाई, जाएं, तो उन्होंने कहा जी मैं 28 अगस्त को जा रहा हूँ। मुझे ये बताया 4 साल तक वसीम अख्तर साहब को 2-3 महीने जो उनका टेन्योर ख़त्म होने से पहले तक तो बड़े आराम से खामोश रहे, कोई उनकी एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं आई। बस जब कुछ ज़्यादा शोर शराबा होता था, जब बैशिंग होती थी, जब मेयर के ऊपर बात आती थी, तो वो एक ही कहानी सुना रहे थे कि जी मेरे पास फंड्स नहीं है, मेरे पास इख्तियार नहीं। अगर आपके पास इख्तियारात नहीं थे, आपके पास फंड्स नहीं थे, तो जिस तरह की वो बात करते हैं, इतने वो कहते हैं सादा नहीं है, अच्छे खासे उनके पास फंड भी थे। और जिस तरह वहाँ पे जो गदर मचाया गया, जो ज़मीनों के साथ खिलवाड़ किए गए, जो ठेके दिए गए और जो 2 नंबरियाँ वहाँ पे की गई, जितने उनके पास वसाइल और इख्तियारात थे, उसमें भी और जो माजी में जितनी दफ़ा इनको हुकूमत मिली, बाबर डोगर साहब MQM रही, सिंध हुकूमत का भी हिस्सा रही, विफाक का भी हिस्सा रही, तो ये तो नहीं हो सकता कि आज ये सारे हालात पैदा हो गए हैं। क्या वो सड़क के नीचे जो आपने ड्रेनेज का सिस्टम रखना था, जो आपने फ्लडिंग के लिए कुछ रखना था, जो आपने इमारतें बनानी थी, इलाकों में बनानी थी, ये तो कब्जे होते रहे और ये देखते रहे, बल्दियाती हुकूमत देखती रही? उसामा साहब, इशू ये है कि ये कह रहे हैं कि मेरे पास अख्तियारात नहीं। मेरा सवाल ये है कि आपके पास जो भी अख्तियारात हैं, जब कराची में मानसून का सीज़न स्टार्ट होता है, उससे पहले, उससे 3, 4, 5 महीने पहले उसकी तैयारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। जो मेयर के पास कोई ज़्यादा काम तो नहीं है, सबसे बड़ा काम तो ये है कि जब मानसून आएगा उसमें कितनी बारिश होनी है। महकमा मौसमियात, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, 6 महीने पहले वार्न कर देता है कि इस दफ़ा बारिशें ज़्यादा होंगी। ये मैं खुद मैं खबरें देता रहा हूँ, महकमा मौसमियात 6 महीने पहले कह देता है। अब जब महकमा मौसमियात जो लिख के इन राइटिंग वो भेजता है कि जनाब इस दफ़ा कराची में ये सिचुएशन होगी, इस महीने में इतनी बारिश होगी, इतने मिलीमीटर बारिश होगी, उस पर सिंध गवर्नमेंट और मेयर साहब जो है, इनकी ये ड्यूटी थी कि उसकी पहले से तैयारी करते, उस पर ये मीटिंग करते, उसमें ये महकमा मौसमियात को बुलाते, फेडरल गवर्नमेंट से बात करते। आप 6 महीने सोए रहे। मैं बेट लगा के कहता हूँ कि महकमा मौसमियात ने इनको लिखा होगा, 100% लिखा होगा। इसमें सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार है, इसमें मेयर साहब खुद जिम्मेदार है। इनको चाहिए था कि ये पहले से उसकी तैयारी करते, ये आपस में कोऑर्डिनेशन करते, महकमा मौसमियात को बुलाते। अगर सिंध गवर्नमेंट उस पर कोऑपरेट नहीं कर रही थी, ये फेडरल गवर्नमेंट को लिख देते
ये उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जनाब कराची में ये हालात है, इतने मेरे पास पैसे हैं, इस ये मौसम होगा, इतनी बारिशें होंगी और सरकार मेरे पास उसको कैटर करने के लिए मेरे पास सहूलियातें नहीं है। डोगर साहब ये उस पे शोर बचाते, मैं चाह रहा हूं असेंबली में करारदाद पास करवाते। देखिए, आप ये कोई बात नहीं है कि बारिशें हो गई, अब आपने 4 साल गुजार लिए, एंड पे आके आपको फेंक रहे हैं कि ये मैंने खत लिखे। मेरा सवाल है कि आपने प्रैक्टिकली उस वक्त क्या बात किया? नहीं है, मूनसून का जो सीजन है, ये बारिशें हैं, ये हर साल आती हैं। ये 6 माह पहले, लेकिन ये 32 साल से मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, हर साल होता है, सबको पता है, मैं जो बात कर रहा प्लान हूँ, बनता है। महकमा मौसमियात बकायदा तौर पे 6 महीने पहले खत लिखता है। मैंने खुद रिपोर्ट की है वो खत कि जनाब अगस्त के महीने में, ये मार्च अप्रैल के महीने में वो लिख देते हैं कि जनाब अगस्त के महीने में इतनी बारिश होगी, इतने मिलीमीटर बारिश होगी, उससे ये खतरे हैं। इसलिए वो वार्न करता है कि जनाब सिंध गवर्नमेंट, कराची मेट्रोपॉलिटन कराची, अगर पंजाब का है तो लाहौर में मेट्रोपॉलिटन लाहौर, पंजाब गवर्नमेंट को, तो सबको खत लिखता है कि जनाब इसकी तैयारी कर लें। ये पॉसिबल नहीं है। उसामा साहब, आज से 4 साल पहले मैंने खुद लेटर वो 6 महीने पहले दिया था कि कराची में इतनी बारिशें होंगी, इन एरिया में फ्लड आने का खतरा है, लिहाजा तैयारी कर लें। मैं ये चीज मानता ही नहीं हूँ कि वो खत ना लिखे हो। हाँ, इन्होंने पढ़े ना हो, एक अलहदा बात है। सिंध गवर्नमेंट ने उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज नहीं है, इनकी प्रायोरिटी तो कुछ और है। एक सेकंड देखिए ना, उनका भी मौक़िफ़ देखिए कि नासिर हुसैन शाह साहब ये कह रहे हैं कि सिंध में ये मुल्क की तारीख की सबसे बदतरीन मानसून की ये सीजन चल रहा है। सिंध में तूफानी बरसात के बाद एक कौमी बहरान पैदा हुआ। मौक़िफ़ तो सुन लेना बाबर साहब, ठीक है आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन साथ कह रहे हैं विफाक ने सूबे को लावारिस छोड़ दिया। नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक ने एक बार फिर कराची के अवाम के साथ इस कड़े वक्त में बेवफाई की है। कराची के नाम पर वोट मांगने वालों ने शहर कायद को लावारिस छोड़ दिया। अब ज़ाहिर है एमक्यूएम की भी और वफाकी हुकूमत की भी बात कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी नुमाइंदे कौमी बहरान में अवाम के दरमियान मौजूद हैं। सिंध हुकूमत शहरी को यकीन दिलाती है कि हम जल्द इस कौमी बहरान पर काबू पा लेंगे। ये फैक्ट है कि ये बदतरीन यानी फ्लडिंग है। खरल साहब से भी बात कर रहे हैं। मैं खरल साहब बिल्कुल उनको, खरल साहब मेरा सिर्फ इशू इतना है, मैं सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मेरा इशू इतना है कि अब ये जो रोया जा रहा है कि जी बारिश ज़्यादा हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। जब बारिश हो गई अब ये रो रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले इन्होंने क्यों नहीं उसकी तैयारी की? सर वही बात है, कोऑर्डिनेशन किया, क्यों नहीं मीटिंग बुलाई उस वक्त? आज से 2 महीने पहले वसीम अकरम ये रोते ना कि ये लेटर आया हुआ है महकमा मौसमियात का, कराची में मानसून में ज्यादा बारिशें हो रही है, सारी दुनिया को पता था, बिल्कुल प्रेडिक्शन हो जाती है 6 महीने पहले। उस वक्त ये कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही, फेडरल गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं करती, उस वक्त बाहर आते। अब क्या, अब तो 28 सितंबर को उन्होंने चले जाना है, 4 साल के बाद वो खत्म आ रहे हैं। अच्छा, अब वो खत्म आने का फायदा क्या? अच्छा असद खरल साहब, देखिए चंद बातें हमें बतानी चाहिए लोगों को कि वाकई कराची वालों ने भी देखा होगा कि इस तरह बारिशें नहीं हुई जिस तरह इस दफ़ा हुई हैं। लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब जो शिकवा कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं हकीकत तो है। पीपल्स पार्टी को बहुत क्रिटिसाइज किया, हमने कल पूरा प्रोग्राम इस पर किया। मैंने बात भी वही की, डोगर साहब ने बात वही की कि ये मेयर कराची जो कहते हैं आप पछताया क्या हो जब चिड़ियाँ चौकी खेत। मामला ये है जब उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, विदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो इस तरह ये लहरा रहे हैं, लेटरबाजी सारी जज्बाती ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये पहले अगर वो ये रोना रोते ना तो हम भी उनके साथ होते, मीडिया भी साथ होता, कराची के अवाम भी साथ होते, उनकी बात को वेटेज भी मिलता। सुप्रीम कोर्ट को वो जाके रोना रोते, वहाँ पे ऑलरेडी केस समाप्त था। जनाब देखें मैं तो, मुझे फंड नहीं मिल रहे, मुझे वसाइल नहीं है, ये लेटर आया हुआ है तो जनाब देखें मेरे पास इख्तियारात नहीं है। वहाँ पे तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। अब अगर आप जा रहे हैं तो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की जो आगे इमोशनल तकरीरें करके आप ये समझें कि कराची के अवाम को बेवकूफ़ा बना के पतली गली से निकल जाए। नासिर शाह साहब जो बात कर रहे हैं ना, ये बात अपनी जगह इसमें वजन है उसामा साहब, इसमें अपनी जगह पे वजन इसलिए है कि वफाकी हुकूमत ने कराची से कितनी सीटें ली हैं। देखिए ना, कराची के अवाम ने मैंडेट दिया है। बाबर साहब जो कहते हैं मेरा उनसे ये सवाल है कि नासिर हुसैन शाह साहब जितनी जिम्मेदारी मेयर कराची की उतनी मेयर जिम्मेदारी, लेकिन जो फंड ज्यादा है, जो विफाक ने फंड का कहा था, विफाक की हुकूमत ने कहा था उसमें से कितने फंड दिए? नहीं उसमें से कितने फंड दिए? मेरी अर्थ तो सुनिए, विफाक तो बाद में आएगा ना, पहले तो वो जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। मुझे एक बात बताएं, चीफ सेक्रेटरी जो सिंध है, इसने कराची में बारिशों के हवाले से कितनी मीटिंग थी?
चीफ मिनिस्टर जो सिंध हैं उन्होंने इस हवाले से कराची जो है वो सबसे बड़ा शहर है सिंध का, आधा सिंध है वो। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कितनी मीटिंग्स बुलाई कराची में जो 3 महीने के बाद बारिशें होने वाली है। पंजाब में मीटिंग्स हो जाती हैं, मुझे पता है कि 3 महीने पहले से वो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक सेल होता है, जिस तरह उसमें होता ये है कि चीफ मिनिस्टर मीटिंग बुलाते हैं, उसमें मेयर कराची भी होना चाहिए, एमडी बादशाह होना चाहिए, कराची के जो डिप्टी कमिश्नर है वो होना चाहिए, कमिश्नर होना चाहिए, बल्दियात का महकमा होना चाहिए, जितने भी महकमे वो सारे बताते हैं कि जनाब ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इतनी बारिश होने वाली है, इस बारिश को हम किस तरह से कैटर करें। कोई एक मीटिंग हुई इस पे, कोई एक स्ट्रेटजी तैयार भुगत भी वो रहे हैं, सड़कों पर भी नजर आए हैं। जो विफाक ने कहा था 200 अरब रुपया किधर गया विफाक का? हो गया सर, पीपल्स पार्टी को कर लिया हमने, कल भी सारा प्रोग्राम किया। मुझे आप बताएं, बल्दियाती हुकूमत विफाक की भी कोई जिम्मेदारी? उन्होंने कहा था जी हम 200-250 अरब रुपए का पैकेज ला रहे हैं कराची के लिए। यही मसला है, यहाँ पे बयान जो है बहुत ज्यादा है। वफाकी हुकूमत की तरफ से गवर्नर इस्माइल वहाँ पे पीटीआई के बैठे हुए हैं, कराची के हैं, वहाँ पे सदर मुल्कत वहाँ से कराची से तल्लक है, असद उमर चले इस्लामाबाद से भी लड़े हैं, है तो कराची से। उनके तीनों भाइयों को माशाल्लाह, एक भाई वो मनीर कमाल किसी और हुकूमत में है, असद जुबैर किसी और हुकूमत में है जनाब, किसी के साथ हैं, और ये किसी और पार्टी में। उसके बाद फैसल वाडा साहब हैं वहाँ से, अली जैदी साहब वहाँ से हैं, कितने ही ज़्यादा MNA हैं उनके, कितने ही MPA हैं। पीपल्स पार्टी को तो बहुत कम मैंडेट मिला है। मामला यह है कि पीटीआई की या वफाकी हुकूमत की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेयर कराची MQM उनका एलाइज है, सिर्फ आप सिंगल आउट करेंगे ना, मैं भी सिंगल आउट करूंगा ना, तो ये अगर कराची से पार्टी को सीटें नहीं मिली तो इसका मतलब है कि कराची उनके मैंडेट से बाहर चला नहीं, ऐसा चला गया, लेकिन हर एक का मेरा मतलब है कि जो सबसे बड़ा शहर है रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के। हम ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत को हम नहीं उनको रूल्ड आउट करते, उनको नहीं हम अलहदा करते, लेकिन क्या बाकी हुकूमत और शहरी हुकूमत को आप इससे निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। $10 बिलियन, $10 बिलियन का कहते हैं अगर कराची को आपने बिल्कुल सही करना है, $10 अरब की जरूरत है। खैर चलिए, नवाज शरीफ साहब की वापसी पर आते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में बार बार ये बात हो रही है कि उनको हर सूरत वापस लाया जाएगा। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कह दिया है कि कुछ भी हो जाए तमाम ज़राए हम इस्तेमाल करेंगे, तमाम कोशिश करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए। अब जब से मियां नवाज शरीफ साहब एक्टिव हुए हैं सियासत में, बयानात शुरू कर दिए, उन्होंने मीटिंग शुरू कर दी हैं, हशाश पिशाश घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। कुछ मरीम साहिबा का ट्विटर भी कुछ एक्टिव हुआ है, कुछ मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। अब 2 साल का वाइट पेपर भी याद आ गया मुस्लिम लीग को कि वो भी जारी करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब भी आज नजर आए हैं। असद खरल साहब, अब भी आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब कहीं और हैं, नवाज शरीफ साहब किसी और तरफ हैं? देखिए, हुआ यह है कि मरियम साहिबा को फिर एक दफ़ा खुशफहमी का वो शिकार हो गई हैं कि उनको ये लग रहा है कि जिस तरह वो पत्थरों का एक लाव लश्कर लेके गई थी, पत्थरों के साथ नैब पर पेशी की बजाय वो हमला करने या बलवा करने, उनको ये लग रहा है कि शायद मुझसे इदारे डरना शुरू हो गए हैं, मैं थ्रेट हूँ, मैं क्राउड पुलर हूँ, मैं अगर निकलूँगी तो इदारे जो है मेरा तो जनाब यानी आगे मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उनको ये खुशफहमी का एक मामला हो गया। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि जनाब देखिए, मैंने तो थोड़ा सा नैब जो है वो एक पेशी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिस तरीके से उन्होंने सारी मनसूबाबंदी की। मामला ये है कि आप ये कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ साहब जो एकदम एक्टिव हो गए। नवाज शरीफ साहब एक्टिव इसलिए हो, वो किस तरीके से चाहते हैं कि मरियम साहिबा यहाँ से लंदन चली जाएं, क्योंकि इनके मनसूबे और अज़ाइम बड़े खौफनाक है। बहुत सारी कालें इधर उधर से राब्ते और मैसेंजर बीच में, इंटरनेशनल लॉबिस्ट और बहुत सारे मामलात हैं। 2023 से नवाज शरीफ साहब को ये पता है, पुख्ता यकीन है कि 2023 से पहले तो कोई कहानी नहीं बन सकती। अच्छा। और वो जेल भरो तरीक की लोगों को बात करते, इतने लोग बेवकूफ़ नहीं कि आप बाहर बैठे और लोग आपके लिए जेल भरो। आपकी साहबजादी भी अंदर बैठे और आप यूके में बैठे। शहबाज शरीफ साहब भाग दौड़ इसलिए कर रहे हैं कि कल की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी अपने आप को असल में सर्वाइवल की एक जंग लड़ रही है। दो एक ग्रुप है वाज़े तौर पर नून लीग के अंदर जो बार बार हमें जाहिर होते हैं कि मरियम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, उनमें कितने लोग थे, और शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो बहुत ज़्यादा काट काट के लोग थे। ये चचा भतीजी का एक पावर आपस में एक शो जिस तरह होता है ना कि एक मुकाबला है, और शहबाज शरीफ साहब बेचारे जो है ना वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब एक तरफ उनको वोट बैंक भाई का वो भी नज़र आता है, उसको भी नहीं वो छोड़ सकते, डिसओन नहीं कर सकते, क्योंकि उससे बगैर भी उनकी कोई हैसियत नहीं है।
दूसरी तरफ उनका बयानिया जो है वो भाई साहब वाला, उस पर वो चलना नहीं चाह रहे। भाई साहब के बयानिया पे भी नहीं चलना चाहते, भाई साहब को छोड़ भी नहीं सकते, पार्टी के ऊपर गिरफ्त जो आप रखना भी चाहते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि अगर बिल्कुल मैं अलहदा हो जाऊं, भाई मुझे डिसऑन कर देगा तो पार्टी की शायद गिरफ्त जो है वो भी मेरे से हाथ से निकल जाए, हुकूमत पहले हमारे हाथ में नहीं है। फिर तीसरी चीज़ है उनके केसेस, शहबाज शरीफ साहब के, उनकी अहलिया के, उनके बच्चों के, उनके दामाद के, उनकी इवन की बेटियों के अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन हुई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उनकी अहलिया के अकाउंट्स के साथ। ठीक, ये सारे मामला हैं। अच्छा, तो लाजा मामला यह है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान कोई आने का करीब उनका चांस नहीं है। और जो अगली बात, हुकूमत अगर उनको लाना चाहती है, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हुकूमत लाना चाहती है तो मैं एक बात बता रहा हूं, जो कल फैजुल हसन चौहान साहब ने बताई थी बड़ी जबरदस्त है। पहली बात तो यह है, हुकूमत को हर 15 दिन बाद इन्होंने रिपोर्ट भेजनी थी वहां से, फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करा के, जिसको डिटरमिन हुकूमत ने करके कोर्ट को बताना था, वो हुकूमत नहीं मान रही। अच्छा, अब वो भेज नहीं रहे, हुकूमत को हाई कोर्ट में जाना चाहिए था, गारंटर उनके यहाँ दंदना फिर रहे, उनको पकड़ना चाहिए था। और फिर अगली बात जो कल बताई है फैजुल हसन चौहान साहब ने, बड़ा वैलिड पॉइंट है, मुलजमों की हवालगी के ऊपर तो मुख्तलिफ मालिक के मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, मुआहदे हो सकते हैं, लेकिन जो मुजरम होता है, कन्विक्टेड पर्सन होता है, ठीक है, कोई ऐसा मुहज़्ज़म मुल्क, बर्तानिया जैसा मुल्क, उसके लिए एक स्टिग्मा है कि अगर मुजरम को कोई हुकूमत मांगे और अदालती इख्तियारी हो, पाकिस्तान तो देता तो बर्तानिया कभी ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो दूर की बात है, मुल्जिम भी देता रहा है, इल्जाम भी नहीं थे तो दूसरे नहीं, हमने हमेश खान को लाए थे हम। अच्छा चल, बैंक ऑफ पंजाब में मुल्जिम था, अमेरिका से मुआवजा भी के साथ आपका एग्रीमेंट है नहीं है, लेकिन बात आ गई, ये जो पॉइंट है ना फैजुल हसन चौहान साहब का मुजरिम वाला, लेकिन मसला है मुजरिम गया इलाज, मुजरिमों के मुझे बताएं कोई मुल्क ये सारा कुछ आपके सामने, यास्मीन राशिद और अब नैब भी आमने सामने है, और डॉक्टर साहिबा और फवाद चौधरी साहब, वो भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब भी अपना उनका पॉइंट ऑफ व्यू, पार्टी के अंदर इख्तिलाफ है कि किसने जाने दी, किस तरह मेडिकल रिपोर्ट ठीक थी गलत थी। जी सर, मेरा मतलब है कि जिम्मेदारी, अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि नवाज शरीफ जो बीमार नहीं थे और वो बीमार ना होने के बावजूद यहाँ से चले गए हैं, तो फिर इंक्वायरी तो होनी चाहिए कि उसमें कौन कौन मुलविस था। फवाद चौधरी साहब ने कहा जी, शेख रशीद साहब वो पहले बंदे थे कैबिनेट की मीटिंग में जिन्होंने हाथ खड़ा करके कहा था कि बिल्कुल नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाए। आज शेख रशीद साहब बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस वक्त उनके पास कौन सी ऐसी मेडिकल रिपोर्ट थी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा जी कि ये बीमार है, इनको जाने दिया जाए। दूसरी तरफ आ जाए, डॉक्टर यास्मीन राशिद खुद जाके कोर्ट्स में कहती रही कि जी नवाज शरीफ बीमार है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके मौजूद है, उनके नीचे डॉक्टर अयाज महमूद जो उनके महकमे के जिसकी वो सरबराह हैं उसके नीचे थे, वो ये कोर्ट में जाके कहते रहे कि ये बहुत शदीद बीमार हैं और ना ये बाहर ना गए तो इनकी डेथ हो सकती है, उनको पकड़ा जाए। अब वो कहते जी नैब की रिपोर्ट थी उसकी बुनियाद पर, तो सिम्स में जो वो सर्विसेज हॉस्पिटल में जो 1 महीना रहे हैं और वहाँ से जो रिपोर्ट्स आती रही हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, और आपके जो डॉक्टर्स हैं डॉक्टर अयाज महमूद, और वो जो जाके कोर्ट्स में जो स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, ज़रा उसकी भी वजाहत कर दें कि वो स्टेटमेंट्स किसके बिहाफ पे दी जाती रही हैं, कौन सी ऐसी मेडिकल रिपोर्ट थी जिनको सच मान के डॉक्टर इयाज महमूद जो है वो जाकर वहां पर वो तो मार रोड अब वो कह रहे थे नैब ने लैब की रिपोर्ट इयाज मुंह तो मार रोड पे अच्छा खासे सीधे जा रहे थे, अचानक एकदम पता नहीं क्या हुआ, ब्रेक लगी और उसके बाद उनकी सारी वो चीजें मेमोरी लॉस्ट हो गई, आपको पता ही है। एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे में उलझाया जा रहा है, मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आने वाला। देखिए डोगर साहब, अगर हुकूमत लाना चाहती है, गवर्नमेंट सारी ऐसी बात सही हुई है, जब अगर हुकूमत सीरियस हो, हुकूमत लेटर लिखे, अदालती ऑर्डर को साथ इंडोर्स करके, पहला तो काम यह है कि हुकूमत अगर सीरियस है नवाज शरीफ को लाने में, तो सबसे पहले जाए हाई कोर्ट में कि जनाब जो आपने उनको रिलीफ दिया था बीमारी के हवाले से वो तो आपके सामने है, ये उनकी रिपोर्ट्स भी नहीं आई, तो आपने खुद कहा था कि हुकूमत पंजाब जब चाहेगी अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम उनकी बेल कैंसिल कर देंगे और रिलीफ उनका खत्म हो जाएगा। हुकूमत पंजाब सबसे पहले तो कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाएगी। मैं तो अगर नवाज शरीफ ने किस तरह आना है, दो चीजें अगर ये सिंसियरली लाना चाहते हैं, अदरवाइज ये कौम को ट्रेन की बत्ती के पीछे पहले कह रहा हूं, ट्रेन की बत्ती के पीछे नवाज शरीफ खतो किताबत से नहीं आने वाला लंदन से। एक चीज याद रखिएगा, अगर लाना है तो इनके पास 2 हुक्म के हैं, उनको इस्तेमाल करें। बरतानवी साहब नहीं आ सकते, क्या सारी उम्र लगे रहे, अगले 50 साल में भी इस तरह नहीं आएंगे। 2 हुक्म के हैं, मरियम की कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए जाएंगे, इसको वापस भेजो, ये किस चक्कर में बाहर बैठी हुई है,
और दूसरा जो ग्रंटर साहब है ना, उनको कोर्ट में बुलाया जाएगा, जनाब आपने गारंटी दी थी, अब या तो उसको लेके आए, नहीं तो आप कोर्ट में, आप जेल में जाएंगे। अच्छा, ये नवाज शरीफ भाई को बचाने आए, भाई भी जाएगा, बेटी भी जाएगी, दोनों जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं यार। अच्छा, वो फिर उनको बचाने फिर भी ना आए तो आपकी बात में फंसा मैं इसके अलावा अगर आप कह रहे हैं कि हाई, मुझे एक बात बताएं, बरतानवी गवर्नमेंट के साथ नवाज शरीफ के तो पहले ही बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी शरीफ खानदान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, 10 साल वो वहां पर रह के आए हैं, उनकी यहाँ पर सारी इन्वेस्टमेंट वहां पर है, बड़ी अमीर लोग हैं वहां के। बरतानवी गवर्नमेंट को क्या जरूरत है खाम खाम के साथ लड़ाई बोल रहे, जो मर्जी है सर, इस तरह से नहीं। वो मुझे उस हाई प्रोफाइल बंदे का नाम बता दे आज जो लंदन से पाकिस्तान किसी एक फयाज हुसैन चौहान साहब ने कहा है वो भी ट्रेन की बत्ती के पीछे लगा के चले गए हैं। मुझे किसी एक बंदे का नाम बताएं। पाकिस्तान अगर चाहे तो मुजरम जो है किसी दुनिया के कोने में भी हो, जो कोई यूएनओ का जो जो आसान तरीका है। और मरियम की बेल के लिए कैंसिलेशन और बेल के लिए क्यों नहीं रियासत जाती? वो डील ना खत्म हो जाए। मरियम जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो जो ग्रंटर किस लिए कोर्ट ने बनाए थे, किस लिए कोर्ट ने उनको ग्रंटर रखा इलाज के बाद वो वापस इसी के लिए कि नवाज शरीफ वापस नहीं आता, इलाज आप लेके आएंगे। और शहबाज शरीफ ने कहा था जी मैं लेके आऊंगा, जब इलाज मुकम्मल हो जाएगा मैं कोर्ट में। तो ये डिसाइड कोर्ट ने करना है, ये कोर्ट ने डिसाइड करना है कि इलाज मुकम्मल हुआ या नहीं। मेडिकल मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, ग्रंटर को किसने कहना है कि लेके आए? कोर्ट ने। तो कोर्ट में किसने जाना है? मैंने आपने जाना है, हुकूमत ने। तो हुकूमत कोर्ट में जाएगी तो अगली बात सर, हुकूमत कान को इधर पकड़ रही है ना, वो बुलाने नहीं चाहते, कान को सीधा नहीं पकड़ती। तो फिर इन बयानों को हम क्या यकीन? मैं कह रहा हूं कि अगर हुकूमत, मैं पहली बात यही कही है, अगर कोर्ट में चाहे नहीं रही, कोर्ट में जाएगी तो अगली बात शुरू होगी ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब अदालत को इश्तिहारी करार देने के लिए वो नवाज शरीफ को कि जनाब ये इश्तिहारी हम इनको करार देंगे। यहाँ पे वो ग्रंटर जो ग्रंटी है, ग्रंटर को पूछ नहीं रहा। जब आप ग्रंटर को खुला छोड़ा हुआ है आपने, तो नवाज शरीफ को किस तरह समझेंगे? मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो हुकूमत है वो मरियम की कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए क्यों नहीं जा रही? मेरा सवाल है। गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट ने कहा था, नैब ने कहा था कि जी हमें कोई इतराज नहीं है, ठीक है ये चली जाएं, अपने बाप की सेहत का मसला है, इनको ये अस्पताल में चली जाए। तो अब तो सेहत वाला मसला ही खत्म हो गया। अब तो वो मसला खत्म हो गया, अब वो बाहर क्यों बैठी हुई? और वैसे भी बेल जो मिलती है किसी भी मुलजम को, वो सियासत करने के लिए नहीं होती। बेल ये नहीं होती कि आपको इवन के नैब जैसे इदारे बुलाएं तो आप पत्थर लेके पहुंच जाए। अच्छा, ना हमले कर दे, बलवे कर दे वहां पे। खैर साहब, ना कैबिनेट में ये चीज डिस्कस हो रही है, ना कैबिनेट जो है असल चीज की तरफ आ रही है कि जी ग्रंटर भी हमारे पास बैठा हुआ है और उनकी बेटी भी हमारे पास बैठी हुई है और दोनों बाहर मजे कर रहे हैं। उस साइड पे नहीं आते, ये खतो किताबत की तरफ जा रहे हैं। और मैं आपको बेट लगा के कहता हूं, सारी कैबिनेट को पता है, सारी कैबिनेट को पता है कि इस खतो किताबत से नवाज शरीफ किताबत भी किधर है को हमें दिखाया ना, कौन सा खत लिखा है अभी बरतानिया को लिखा है कि हमारे आप तो एक्सपोज करें हुकूमत को। खत लिख दिया ना डॉक्टर साहब, सिर्फ सियासत हो रही है, सियासत के अलावा कुछ नहीं हो रहा। खत लिख दिया ना कि हमारे मुजरम को हमारे वाले किया जाए। नवाज शरीफ को उनको वापस करना पड़ेगा। एपीसी की बात करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान की फिर मुलाकातें हो रही हैं, बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। क्या ये हकीकत है या ये बस सिर्फ मुलाकातों तक ही है? क्या हुकूमत को गिराने के लिए कुछ सीरियसनेस शो हो रही है? इस तरफ से भी ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। तो जनाब एक और अहम मुलाकात होगी आखिरकार, मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात होगी है शहबाज शरीफ साहब से। अब ये मियां नवाज शरीफ साहब के फ़ोनों का जादू है कि मौलाना साहब कुछ मान गए हैं और पहले तो बड़े नाराज़ थे, बड़े सख्त बयान दिए थे कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी पीठ में छुरा घोंपते हैं और जाके खुद डीले कर लेते हैं। ये भी हाल ही की बात है, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज अब सामने आए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमने इनकी बात सुनी, इन्होंने हमारी बात सुनी, एपीसी होगी और ज़रूर होगी। तो असद खरल साहब ये तो कह रहे हैं कि हर सूरत एपीसी होगी, अब सारे फैसले इकट्ठे होंगे, मिल बैठ कर होंगे, रबर कमेटी में होंगे, एक लाहेमल होगा अब सब जमातों का। आप मुस्कुरा रहे हैं जब नाम आता है ना एपीसी का। अच्छा, क्योंकि मामला पता क्या है, बदकिस्मती ये है कि नून लीग अपनी ही जमात में, शरीफ फैमिली के अंदर अपनी मफादात की जंग चल रही है। पीपल्स पार्टी अपनी डीली बनाने के चक्कर में है, नून लीग अपने तौर पे डील करने के चक्कर में है। फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि इनका मैं अपनी ताकत लेके तो मैं अपना कद काट बढ़ाऊँ। वो ये कहते हैं कि फजलुर रहमान साहब को बतौर टिश्यू यूज़ करके हम मज़ीद कोई इकदाम कर लें। जिस तरह पहले नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, अब वो चाहते हैं मरियम साहिबा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इसलिए एक्टिव हैं, वो चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को फिर यूटिलाइज़ किया जाए।
मौलाना फजल रहमान साहब फिर एक हाइप क्रिएट करें, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ नून लीग को वो जेल भरो तहरीक की बातें कर रहे हैं, उधर से वो पीपल पार्टी को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सारी आपस में कि जनाब ये फिर दोबारा एक प्रेशर बनाया जाए, और उस प्रेशर के नतीजे में तो जनाब ये जो मरियम साहिबा उनकी जो साहबजादी हैं उनका भी कोई मामला हो सके। मुझे ये बताएं कि पहले कितनी दफ़ा APC हुई? APC तो वो कहते हैं कि पहले ही यानी बीच चौराहे में हंडिया फूट जाती है जब आपस में लड़ पड़ते हैं। कितनी दफ़ा APC हुई, ये मंतकी अंजाम तक ही नहीं पहुँचती। अभी हुई है, कितने मुश्किलों से इतनी एफर्ट करके मौलाना फजल रहमान साहब की इतनी तगोदो थी, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने मरियम को कहा। अब ये बात भी देखें, नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं मरियम साहिबा को, जो फ़ोन कॉलें चल रही थी कि आप मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने की कोशिश करें। यहाँ पे कहानी बिल्कुल उल्ट हो रही है। यहाँ पे एक्टिव हो गए शहबाज शरीफ साहब, मरियम माइनस शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान से मिल ली है, और उसमें ख्वाजा आसफ भी हैं, उसमें जनाब एहसन इकबाल साहब भी हैं, ख्वाजा साद रफीक और एजाज सादिक। अब ये बात ज़रा समझे, जब मरियम एक्टिव होने की कोशिश करती है, शहबाज शरीफ उससे पहले बिल्कुल साइलेंट थे, वो बिल्कुल छुपे हुए थे, कोरोना का बहाना बना के बिल्कुल वो लैपटॉप के आगे बैठे हुए थे, वो बिल्कुल आइसोलेशन में अपने आप को डाला हुआ था। जो ही मरियम साहबा एक नैब की पेशी के हवाले से उनकी एक्टिविटी हुई, ट्विटर हरकत में आया, पत्थर छत्तर जो सारा एक ड्रामा बना, लेज़र गन का उन्होंने बना दिया। राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा कि लेज़र गन से जनाब हमला कर दिया कातलाना, उन्होंने कहा जी पत्थर हमारे ऊपर फेंक दिए, कातलाना हमले की मनसूबाबंदी कर ली गई। मामला पेशी का करप्शन केस में है और कहानियाँ कुछ और बना दी गई। अच्छा, उसके बाद ये शहबाज शरीफ साहब जो ही वो एक्टिव हुई, शहबाज शरीफ साहब एकदम मंजरियाम पे आ गए। कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज शहबाज शरीफ साहब जब उनको मिल रहे हैं और इनकी जो मुलाकातें हो रही हैं, और फिर जिस तरह कि जनाब हम आपस में एक हैं, सब कुछ है, ये सिर्फ आईवाश है। शहबाज शरीफ साहब कभी भी आप ये कहेंगे कि शहबाज शरीफ साहब का बयानिया नवाज शरीफ के बयानिया या मरियम साहिबा के बयानिए से कभी भी उनका वो मुतफिक नहीं है। ठीक, हमजा शहबाज देख लें, वो बिल्कुल साइलेंट है। शहबाज शरीफ साहब अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, और सिर्फ वो ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी जो है अगर मुनक़सिम होती है, अगर कोई तकसीम होती है तो मेरा पलड़ा भारी है। ठीक है, वो ये जितलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को और बाकी लोगों को कि जनाब आप मरियम साहिबा को छोड़ें, मैं जो बैठा हूँ आप मेरे साथ बात करें। अच्छा, अब ये मैं कौन, वो खामखा, अब उन बेचारों की हैसियत खामखा। इसके बाद मरियम से मुलाकात होती तो शायद ज़्यादा अहमियत होती। अच्छा बाबर साहब, ये बताएंगे मौलाना साहब को समझ नहीं आती कि ये कुछ नहीं हो रहा, ये मेरे साथ ड्रामा हो रहा है, वो कहते हैं चलो मिलते हैं, जाते हैं, एक प्रेशर तो बिल्ड होगा, अपनी एक वो नज़र तो आएगा कि मैं भी कुछ हूँ, क्योंकि उनके साथ ये बहुत दफ़ा हो चुका है। अगर इलेक्शन के दिन से शुरू कर लें आप तो जनाब वो के सारे बायकॉट करेंगे, वो नहीं हुआ जी सदर बनाएंगे मौलाना साहब को, वो नहीं हुआ बेटे को की पेशकश की उन्होंने, हाँ जी डिप्टी सेक्रेटरी बनाए, कौमी असम्बली में आप स्पीकर बनाएंगे, वो नहीं हुआ। तो उसके बाद अभी हाल ही में आपने देखा कितने नाराज थे कि ये आपने FATF पे बिल पास क्यों करवा दिया, आपने ये क्या कर दिया। तो ये फिर मुलाकातें हो रही हैं। बाबर साहब मैं एक बात बताऊँ, सामा साहब ये कह रहे हैं कि रहबर कमेटी की मुलाकात जल्दी हो जाएगी। हाँ जी, पहले तो एक बात ये है कि रहबर कमेटी में क्या एजेंडा तय होगा, क्योंकि एजेंडे सारे मुख्तलिफ हैं। मौलाना फजल रहमान जो है वो ये चाह रहे हैं कि सारी अपोजिशन जो है इस्तीफ़ा दे दे, सिंध गवर्नमेंट है पीपल पार्टी, सिंध गवर्नमेंट ख़त्म कर दे, नून लीग पंजाब से भी इस्तीफ़ा दे दे, नून लीग जो है वो सेंटर से भी इस्तीफ़ा दे दे, और तमाम इस्तीफ़े दे के बाहर आ जाएँ। तो जब ये सारे इस्तीफ़े दे के आ जाएंगे तो मौलाना का ख्याल है कि शायद गवर्नमेंट टूट जाएगी और तहरीक चलाएँ। पीपल पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है, पीपल पार्टी जारी बात है कि सिंध एक सूबा है, और उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वो सिंध कम अज़ कम उनके पास रहे। वो किसी सूरत में इस्तीफ़े देने की तरफ नहीं आती पीपल पार्टी। वो ये चाह रहे हैं कि जी ठीक है आपने चेंज लेके आनी है तो असम्बली के अंदर लेके आएँ, पहले आप स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव करें, उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करें, और जो भी चेंज होनी है इन हाउस चेंज हो। और वो ये चाहते हैं कि वो 5 साल पूरे करें। उनको क्या ज़रूरत है कि वो सिंध में अपनी गवर्नमेंट ख़त्म करवा के और घर चले जाएं, आगे पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना। सही, और इससे ज़्यादा वोट मिले, इससे कम मिल जाए, इससे कम पता नहीं सिंध में गवर्नमेंट बना भी सकें या ना बना सकें, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। नून लीग जो है वो ये कह रही कि मिड टर्म इलेक्शंस करवाए जाएँ। मिड टर्म इलेक्शन कैसे होंगे, क्या किस तरह से होंगे, इसका उनको भी नहीं पता। वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखती हैं, इस हवाले से जलसे जुलूस करते हैं, मौलाना को साथ में लाते हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं कि जनाब 2.5 साल बाद या 3 साल बाद इलेक्शन करवाए जाए, कबल अज़ वक्त इलेक्शन होने चाहिए।
इन हाउस चेंज भी जब उनसे बात होती है तो वो ये कहते हैं कि ठीक है वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि जी थोड़ा सा हम सड़कों पे तमाशा लगाएं और तीनों पार्टियां मिलकर लगाएं। अच्छा। और इस ये लेकिन उनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि ये जो मिड टर्म इलेक्शन है किस तरह से होंगे और कैसे होंगे। मकसद ये है कि पीपल पार्टी जो है नून लीग जो है वो पीपल पार्टी को कुछ नहीं देना चाहती कि पीपल पार्टी कल ये क्लेम करे जी असल अपोजिशन हम है, नून लीग नहीं है। शहबाज शरीफ दोनों तरफ खेल रहे हैं, और ना रहबर कमेटी में कोई एजेंडा फाइनल होना है और ना ये APC होनी है। हाँ, उन्होंने एक बड़े तरीके से मौलाना को एंगेज किया, क्योंकि मौलाना साहब मिलने शिलने आते रहे, शहबाज शरीफ से वो मिले कोई नहीं, उन्होंने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। ये वही शहबाज शरीफ थे। आपका एक जुमला याद आ रहा है, बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया था, मुझे अब याद नहीं कि क्या था, कि शहबाज शरीफ साहब आपने कहा था कि ऐन वक्त पर उनको दर्द शुरू हो जाएगी, वो कमर दर्द, और वो होता था, फिर ये होता था ठीक हो जाता था। शहबाज शरीफ की गाड़ी एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचेगी, वो तो पुराना नहीं, अब भी नहीं पहुंचेगी, आगे भी वो एयरपोर्ट तक गाड़ी नहीं पहुंचने देंगे, वो गाड़ी माल रोड पे ही खड़ी करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी गाड़ी जो है उसको पता है, सेंसर लगे हुए हैं, उसको पता है उसने कहाँ जाना है, और उनकी गाड़ी जो है वो गाइडेड गाड़ी है, सफर करती है अचानक छुप छुप के। तो ये मैं आपको बता दूं कि मौलाना को शहबाज शरीफ ने जो है उन्होंने मौलाना को एंगेज किया, क्योंकि वो मरियम की तरफ जा रहे थे, नवाज शरीफ की तरफ जा रहे थे, उन्होंने खुद उसको एंगेज किया है और अपने उसकी एक वजह भी है, उसकी एक और वजह है। एक तो गाड़ी उनको एक नजरियाती होती है, एक नजर आती है, शहबाज शरीफ को नजर आती है और रात को उनको नजर आती हैं चीज़ें, जो है वो मिलते हैं छुप छुप के, मुलाकातें करते, पुरानी उनकी आदत है। मामला ये है कि जो एंगेज करने की बात है ना, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी साहब कह चुके हैं कि हम इस हुकूमत को टाइम पूरा करने कोई गैर कानूनी गैर जमहूरी काम नहीं करेंगे, कोई एहतजाज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, ये बार बार उनका स्टांस आता है। सिंध में हुकूमत भी है, अभी उन्होंने लूटमार और बहुत सारी करनी है और दिहाड़ियाँ लगानी। मामला ये है कि जो नून लीग है ना, शहबाज शरीफ साहब ने इसलिए एंगेज भी किया है, एक तो वो नहीं चाहते थे कि मरियम साहबा प्रोमिनेंट हो, नंबर 1। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब को ये खदशा है, ये मैं एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ, उनको खदशा है, उनको ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं, उनको ये भुनक पड़ रही है, उनको ये शक गुजर रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इसलिए मरियम साहबा की ख्वाहिश के ऊपर, चूँकि वो बाहर बैठे हैं, और अगर नवाज शरीफ हुकूमत में नहीं है, अगर मरियम साहबा हुकूमत में नहीं है, तो वो जाए बाहर में कोई ऐसी जमहूरियत और ऐसी जो पार्लियामानी, तो उनके लिए तो कोई मैटर नहीं करता में हो तो जमहूरियत सुन तो लें। अब मामला क्या, उनको ये भुनक पड़ी है कि हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली में, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में। तो मेरा ख्याल है कि उनको ये खदशा है कि नवाज शरीफ साहब के ये ना कह दे कि नून लीग जो है मौलाना फजल रहमान के साथ मिलके ये इस्तीफे दे दे, तो उनकी दुकानें जो अच्छा खासा उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, प्रोटेक्शन आर्डर जारी हो रहे हैं हमजा शहबाज को, शहबाज शरीफ साहब को, मरियम साहबा तो खुश होंगी कि चले अब आराम से ये भी सुकून में आए हैं। तो मामला ये है कि उनको ये खदशा है कि भाई साहब के ये ना कह दे कि जनाब आप इस्तीफे दे दें, और ये हो भी सकता है, नवाज शरीफ साहब किसी हद तक भी जा सकते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि शहबाज शरीफ और हमजा जो है वो लीड करें और मरियम साहब उधर घर बैठी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। मैं मतलब कि जेल भरो तहरीक पहले मियां साहब ने कह दी, शहबाज शरीफ बड़ी मुश्किल से बाहर है, वो कह रहे हैं ये फिर हमें अंदर भेज रहे हैं, तो वो तो नहीं, तो इसलिए बचने के लिए उन्होंने ये काम डाला है कि मौलाना साहब को कहा है खुशवा के लिए कि मौलाना साहब भाई साहब मुझे ये बताएं कि ये जेल भरो तहरीक ये MNA MP से क्यों नहीं शुरू होती, नून लीग के बाकी रहनुमाओं से क्यों नहीं शुरू होती? चले वो भी छोड़ दें, जो स्पीकर साहब हैं असद कैसर साहब, उनके खिलाफ इन्होंने कहा था कि हम लेकर आएंगे तहरीक। तो इमरान खान तो दूर की बात है, हुकूमत दूर की बात है, अगर आप सीरियस हैं, वो जिस तरह आप कह रहे थे ना कि अगर हुकूमत सीरियस है नवाज शरीफ को वापस बुलाने में, 2 आपने काम बता दिए, मरियम साहिबा वाला और शहबाज शरीफ। नहीं, मेरा सवाल ये है कि कैबिनेट ये क्यों नहीं डिस्कस करती कि मरियम जो है इसका स्टेटस क्या है, ये किस तरह से पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रही है, ऑन बेल है, उसकी बेल की कैंसिलेशन की तरफ गवर्नमेंट क्यों नहीं जाती? शहबाज शरीफ जो है वो ग्रंटर है, उसको गवर्नमेंट चैलेंज करे कि जहाँ ये बंदा ग्रंटर था, वो बंदा नहीं आ रहा, 8 हफ्ते के लिए किया था, या तो कोई उसकी मेडिकल रिपोर्ट है, कहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, कहाँ पर उसका इलाज हो रहा है, अगर वो कुछ भी नहीं दे रहा तो ग्रंटर साहब जो है इनको पकड़े पे। ठीक, ये इसका मतलब है ऑपोजिशन का इतना वही रोल है ना, एक तो वो 2 तरफ खेलने की कोशिश करते हैं। नहीं, शहबाज साहब बयानिए से भी मुनर्रफ होते हैं भाई साहब से, दोनों तरफ खेल भी रहे, फिर आप पकड़ के उनको अंदर उन्हें इतना जलील ना करें, आप भी कुछ तो ख्याल करें। देखिए, इसका मतलब है कि हुकूमत गिराने में ऑपोजिशन भी सीरियस नहीं है।
ऑपोजिशन भी सीरियस नहीं है, है ही नहीं सीरियस, वो चाहती ही नहीं है। ना वोट को वापस लाने में सीरियस है, ना ये हुकूमत के खिलाफ सियासत हो रही है दोनों साइडों से। कौन को ट्रेन की बट्टी के पीछे लगाया हुआ है, इससे आगे कुछ नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, गवर्नमेंट भी संजीदा नहीं है कि नवाज शरीफ इधर आए या ये मरियम जेल में जाए। कोई एपीसी नहीं होनी, नहीं कोई एपीसी कोई राहबर कमेटी, ये भी आप देखेंगे, ये अपोजिशन इस हुकूमत के 5 साल पूरे करवाएगी इसी तरह से, इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। मौलाना को शामिल ना करें, फजलुर रहमान को शामिल ना करें। नवाज शरीफ साहब का तो सुना हुआ है, फजलुर रहमान साहब जो है उन्होंने तो धरना भी दिया था। सर बाबर साहब उन्होंने तो धरना तक दे दिया था हुकूमत गिराने के लिए, वो एश्योरेंस लेकर आए थे कि मार्च में गिर जाएगी हुकूमत। वो तो ये कह रहे हैं, तो वो तो इतना ही कर सकते हैं। इस मार्च की मैं बात की थी, कोई पता नहीं उनका, उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट की थी, उन्होंने पूरी एफर्ट की थी। मार्च 2020 की बात तो नहीं ना हुई, 21 की भी हो सकती है, 23 की हो सकती है, ये भी ठीक है, हो सकता है 23 को वो ये कहेंगे देखे मैंने कहा था ये गवर्नमेंट गिर गई है। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे डीजी औकाफ पंजाब ताहिर रज़ा बुखारी की। उनके खिलाफ बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं, सूबाई वज़ीर मजहबी अमूर ने ख़त लिखा, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे साथ खुशनूद अली खान साहब होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो इस हवाले से बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ उनके पास सबूत हैं इस हवाले से, उनसे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला, अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमने डीजी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी को बुलाया हुआ था, वो स्टूडियो भी आए। अभी चंद लम्हे पहले की बात है कि स्टूडियो आकर हमने हर चीज़ तैयार रखी हुई थी, कैमरामैन रेडी था, उनके सोफ़ा था, पता नहीं क्या हुआ, वो आए और उसके बाद फिर अचानक चल दिए। कुछ समझ नहीं आई कि हुआ क्या है, क्योंकि उनका मौक़िफ़ भी हमने लेना था। और हम अभी आपको कोशिश करते हैं दिखा भी दें कि हुआ क्या है। विजुअल्स में आपको दिखा रहे हैं कि वो आए हैं और उसके बाद बिला वजह, ये देखिए यहाँ पर हैं, ये आए थे हमारे यहाँ पर ऑफिस में। हाँ जी, हमारे प्रोड्यूसर ये साथ खड़े हैं और ये उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये देखें आप, वो उनको कह रहे हैं कि यहाँ कैमरा पता नहीं लगा हुआ है, लेकिन मैं इस तरह यहाँ नहीं बैठूंगा। आप जगह देख रहे हैं, कोई खुदा न खास्ता ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पर उनको नहीं बिठाया जा सकता, AC है, हर चीज़ है। मैं एक चीज़ की वजह कर दूँ, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। असल इशू ये है कि ये हमारा स्टूडियो है, इस स्टूडियो में 3 बंदों की गुंजाइश है बैठने की। चौथा बंदा, जब भी चौथा बंदा आता है तो वो नीचे, उसके लिए हम स्पेशल अलग से अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि स्टूडियो में 4 बंदे नहीं बैठ सकते, कैमरे 3 लगे हुए हैं, गुंजाइश 3 बंदों की 4 बंदों की नहीं है। तो हमने उनको बुलाया था कि वो अपना मौक़िफ़ दें, और वो ये चाह भी रहे थे कि मैं अपना मौक़िफ़ दूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिरी टाइम पर आकर जब प्रोग्राम से स्टार्ट होने से 2 मिनट पहले उन्होंने कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ। अच्छा, बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी वजह के साहब वो खुद प्रोग्राम करते हैं और ये टेक्निकल इश्यूज का उनको पता भी है। अब पता नहीं कि उनको पीछे से कॉल आई है, कोई इशारा आ गया है, या उनका कोई एकदम से माइंड तब्दील हुआ है। यानी एट 11th आवर उनको बुलाया इसलिए गया था। हमने पहले प्रोग्राम से लेकर हम उनसे रब्ता कर रहे थे, हमने प्रोग्राम में भी कहा, हमारी टीम ने रब्ता किया, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आज भी वो दफ्तर आए और हम चाहते थे कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। सही है। अच्छा, खुशनूद अली खान साहब सीनियर सहाफ़ी, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ है। खुशनूद अली खान साहब, मामला ये था कि एक तो मस्जिद वजीर खान का वाक़या हुआ, केस वगैरह हुए, आपने एक और मामले की निशानदेही कर दी कि बादशाही मस्जिद में भी इस तरह की शूट्स, और वो तो प्रॉपर डांस और वो म्यूज़िक उसमें पीछे से सुनाई दे रहा है, वो खैर बाद में लगाया होगा, लेकिन उस तरह की तस्वीरें हैं बोसो किनार की कि हम वो प्रॉपर तरीके से दिखा भी नहीं सकेंगे, ब्लर करके, शायद मेरे प्रोड्यूसर कुछ इस तरह से उनको कुछ एडिट करके, बड़ी मुश्किल हुई है, मेरा ख्याल है उन्होंने हम दिखाएंगे भी। तो ये खुशनूद साहब, ये क्या हो रहा है? वो तो एक था, उसके बाद कहते थे हमने एक्शन ले लिया, डीजी औकाफ साहब कहते थे, लेकिन ये तो मामला चल रहे हैं, कभी एक मस्जिद कभी दूसरी मस्जिद, बेरुमती हो रही है, जहां आप दुनियावी गुफ्तगू नहीं कर सकते वहां पर डांसेस हो रहे हैं, और डीजी औकाफ कहते हैं कि जी मुझे पता नहीं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बुनियादी बात यह है, ये जो आपने कहा ना कि ताहिर बुखारी साहब आए और गायब हो गए। जी 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 फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। बुनियादी बात यह है, जी जी जी, ताहिर बुखारी साहब क्या वजाहत करते, वो क्या वजाहत करते, जो बंदा नालैन मुबारक की चोरी में, जिसके दौर में नालैन मुबारक चोरी हुए, जिसके दौर में मस्जिद वजीर खां में डांस हुआ, जिसके दौर में बादशाही मस्जिद की, मैंने आपको पूरी वीडियो भेजी है, हमारा अखबार इसको छाप रहा है, हमारा अखबार इसके वीडियो क्लिप्स दिखा रहा है। अच्छा, फिर
इनके दौर में ही डीजी मजहबी अमूर हैं, मस्जिदें इनकी हैं। मोती मस्जिद में कामरान लाशारी साहब ने, जो डीजी हैं वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के, उन्होंने खातीन को कपड़े तब्दील करने के लिए वो मस्जिद इस्तेमाल कराई। आप मुझे बताइए कौन होता है डीजी, क्या होता है? मज़हब के मामले में कोई डीजी नहीं है। मैंने तो एक एप्लीकेशन दे दी है और उसी वक्त दे दी थी, पहले दिन जिस दिन पहला मुकदमा दर्ज हुआ था मस्जिद वज़ीर खान के बारे में, CCP लाहौर, और जो मस्जिद को थाना लगता है, अकबरी शाद लगता है, उसमें के वज़ीर के ख़िलाफ़, सेक्रेटरी के ख़िलाफ़, डीजी के ख़िलाफ़ और पूरा जो क्रू था जो वहाँ डांस यानी कराने गया था, और मस्जिद के तमाम मुतलका डीजी से नीचे जो अफसरान हैं और जो खतीब हैं, उनके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करें। आप मुझे बताइए, बादशाही मस्जिद के खतीब जो हैं उन्होंने क्यों नहीं रोका वहाँ जब बोसो कनार हुए और वहाँ डांस हुआ? अच्छा, फिर पंजाब हुकूमत ने जब नालान मुबारक चोरी हुए, एक शख्स जो नालान मुबारक की चोरी में इन्वॉल्व है, जिसके दौर में ये काम हुआ, उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। मैं तो हैरान हूँ उसामा साहब। और अभी इन्होंने एक नई हरकत फरमाई जी। आपके तो वालिद मोहतरम हैं, लेकिन जस्टिस नज़ीर गाजी साहब पर मुस्लिम टाउन की एक मस्जिद में हमला कराया गया। आप मुझे ये बताइए, ये 5-7 ग्रेड के अफसर जस्टिस नज़ीर गाजी के मुकाबले में क्या बेचते हैं? आपको ये मालूम है कि आपका ख़ानदान 7 पुश्तों से हाफिज़ कुरान है सारे। अच्छा चलिए, वो आपकी बात जी खुशनुदी खान साहब दुरुस्त है, वो फिर हाँ जी, वो एक अलग मामला क्या मामला है, वजीर का क्या मामला है, सेक्रेटरी का क्या मामला है? ठीक। अच्छा ये बताएं, जो सूबाई वजीर हैं, सूबाई वजीर मजहबी अमूर सईदुल हसन साहब, वो जो एलिगेशंस लगा रहे हैं वो बड़ी सीरियस हैं। उसमें कह रहे हैं कि ये पूरा माफिया रन करते हैं और ये गलत तरीके से डेपुटेशन पर यहाँ आए और 14 साल से यहीं पर हैं। तो इनके खिलाफ नैब में भी दरखास्तें गई, दीगर जगहों पर मिसकंडक्ट की, लेकिन ये इनको कोई हिला नहीं सकता है। क्या चक्कर क्या है? आप तो सीनियर साहब, आपको सब खबर होगी, क्या वजह है इसकी? वो तो बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं उसमें तो कोई भी अफसर 2 मिनट में उसकी छुट्टी हो सकती है। उसामा साहब ज़रा मुझे सुनिएगा, ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा। मैंने एक स्टोरी छापी है कि ये दाता दरबार से पैसों समेत हर चीज़ जो चोरी कर लेते हैं। उसामा साहब जी, कोई खुदा, कोई रसूल, कोई किसी चीज़ का खौफ तो होना चाहिए। मैं तो हैरान हूँ। मैंने तो ये लिखा है कि डीजी क्या मसला है, इसके लिए क्यों इतनी कुर्बानी दी जा रही है? हमारे जो वज़ीर हैं वो तो ख़ुद पीर हैं या ख़ुद इसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? और पंजाब जैसे बड़े सूबे में हो रहा है और कोई बंदा उन्हें डीजी बनाने के लिए नहीं मिलता। वहाँ वो एक वफद बनाते हैं, वफद बना के वो पीटीए और पैमरा भेजते हैं, और जिन्हें भेजते हैं ये बताइए वो 5 और 7 ग्रेड के अफसर हैं। मेरा सवाल एक और है, जी मस्जिदों में भेजना, पिंडी का खतीब भेजा पैमरा और पीटीए, और जस्टिस गाजी साहब के खिलाफ भेजा, वो तो खुद ग्रेड 7 का आदमी है, उसे ग्रेड 16 में क्यों लगाया हुआ है? लिहाजा मामलात सारे ऐसे हैं। मुसल्ला लोगों को जो भेजते हैं मसाजिद में, रिकॉर्ड पेश कर सकता हूँ रोजनामा सहाफत का। ठीक है, आपको तो अब ये खबर मिली है, हम तो ये पता नहीं कब से छाप रहे हैं। जी हम आपकी बात पहुंचा रहे हैं लोगों तक। ये मुसल्ला अफराद मसाजिद में भेजना, ये काम कब से हो रहा है? क्या ये इस तरह से लोगों को धमकाते हैं, या ये जो ज़मीन खाली करवानी होती है उसके लिए भेजते हैं? मुसल्ला लोग रखे हुए हैं और उसकी फुटेज हमारे पास है कि मस्जिदों में जाते हैं, पता नहीं उनके पास लाइसेंस है नहीं है, कौन लोग हैं वो, गुंडे हैं कौन हैं, तो ये उनको हायर करते हैं, पैसे देकर उनको लेकर जाते हैं, परमानेंट उनको ये पे करते हैं।
जी तो वो क्योंकि औकाफ एक सरकारी महकमा है और अगर कोई चीज जगह खाली करवानी है तो उसके लिए पुलिस की खिदमत में जस्टिस नज़ीर गाजी का अदबी मजहबी हलकों में अपना एक अदब है, एहतराम है, इल्म है। ये 5-7 ग्रेड के लोग जो हैं वो क्या बेचते हैं, और जस्टिस गाजी वो नहीं है जो बंदूकों से डर जाएंगे। अच्छा, और ये क्या कर रही है पंजाब हुकूमत, जो वहाँ से वफद बन के आ रहे हैं पैमरा और पीटीए में, कोई असूल है, कोई ज़ाब्ता है, सेक्रेटरी ने इजाज़त दी है, वजीर ने इजाज़त दी है, या ये रियासत है डीजी? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया खुशनुर, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह बाबर साहब आपने भी, हमने शुरू में भी कहा कि डीजी औकाफ साहब को मौक़िफ़ लेने की हमने कोशिश की, वो आए, लेकिन हमने दिखाया कि वो फिर अचानक चले गए। हाई कोर्ट बार ने भी आज गालबन कोई करारदाद जी इनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इनके खिलाफ करारदाद, डीजी औकाफ के खिलाफ करारदाद जो है मुतफ़िका करारदाद पास की हुई है। तो ये हर तरफ से मजहबी रहनुमा इनके हवाले से लिख रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन डीजी जो हैं वो पता नहीं कैसी बात है कि हमारे अजीज़ों कार तक को अप्रोच करते हैं, आपके दोस्तों को, डोगर साहब के दोस्तों को वो अप्रोच कर रहे हैं, तो हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि भाई बोल न्यूज़ जो है आप आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू। असल में एक अहम पोजीशन पर एक साहब हैं, उन्होंने ये बात मुझे बताई है कि असल में इनके दौर में कई सेक्टर भी चेंज हो गए, खुद अफसरान इसलिए लगवाते हैं कि उन पर ये मिर्ज़ाई और कादियानी होने का फतवा भी लगवा देते हैं, किसी भी शख्स पर कुछ भी करवा देते हैं, और फिर ये वो डर जाता है, उसको तब्दील करना पड़ जाता है। इनके खिलाफ ये 2 नोटिफिकेशन है, ये ऑलरेडी 19 के पड़े हुए हैं, खतरनाक है। फिर एक सेक्रेटरी ने पीटा के खिलाफ इनके ऊपर कार्रवाई की, उसको भी उन्होंने, वो डर जाता है, वो फिर जाहिर है नैब के अंदर मिनिस्टर ने लिखा हुआ है, नैब ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। देखे ना कितने उनके हाथ मजबूत है और वो दावे करते हैं, तो कहते हैं नैब की क्या मजाल, जरदारी साहब की तरह। बहुत शुक्रिया असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।